वेलकम टू आवर चैनल फ्रेंड्स। फोर लर्नर में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों वीडियो प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे 200 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो है बीएमसी का पार्ट 5 करने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आईईएस का क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, एडमिक्सचर दिया है और एक्शन इन कंक्रीट दिया है। क्या हम लोग का एक्शन होगा कंक्रीट में? तो जब हम लोग कैल्शियम लिग्नो सल्फेट डालेंगे ना, तो क्या होगा, हम लोग का वाटर रिड्यूसर जो होगा ना, वाटर रिड्यूसर का काम करेगा, मतलब पानी का की मात्रा कम कर देगा पहला। ठीक है, उसके बाद अल्मुनियम पाउडर जब डालेंगे तो अल्मुनियम पाउडर हम लोग का एयर इंट्रेनर का काम करता है। टार्टेरिक एसिड जो है वो हम लोग का रिटार्डर का काम करता है, और सोडियम सिलिकेट जो है वो हम लोग का एक्सेलरेटर का काम करता है। तो जो मोस्ट जो है मतलब अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो हम लोग का बी हो जाएगा। ठीक है, 4 3 2 1। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, विच फैक्टर इन्फ्लुएंस द वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट विदाउट सेक्रीफाइजिंग द स्ट्रेंथ, मतलब बिना स्ट्रेंथ को सेक्रीफाइस किए हुए कौन सा इसमें से कंक्रीट की वर्केबिलिटी को इन्फ्लुएंस कर सकता है? तो फाइन एग्रीगेट। तो फाइन एग्रीगेट जब डालोगे आप तो आपका स्ट्रेंथ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, वो स्ट्रेंथ को सेक्रीफाइस नहीं करता। ठीक है, तो ये हम लोग का एक ऑप्शन सही लग रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है हम लोग का, क्वांटिटी ऑफ मिक्सिंग वाटर। तो मिक्सिंग वाटर कितना क्वांटिटी, अगर क्वांटिटी ऑफ मिक्सिंग वाटर ऐड करोगे तो आपका स्ट्रेंथ पे सेक्रीफाइस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका ज़्यादा वाटर रहेगा तो आपका स्ट्रेंथ कम हो जाता है कंक्रीट का। ठीक, मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रेड, कोर्स एग्रेड का साइज भी डिपेंड करता है, वो हम लोग का इफेक्ट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, और शेप ऑफ कोर्स एग्रेड, कोर्स एग्रेड का शेप कैसा होगा ये आपका, ये भी है ना आपका एक तरह से अफेक्ट करता है कि कैसा हम लोग का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा या क्या होगा। जैसे कि मान लेते हैं आपका राउंडेड एग्रीगेट है और एक हम लोग का कौन सा हो जाएगा, इलोंगेटेड एग्रीगेट हो गया, एक फ्लैकी एग्रीगेट हो गया, और एक हम लोग का कौन सा हो गया, क्यूबिकल एग्रीगेट। तो जो इलोंगेटेड एग्रीगेट है इससे हम लोग का क्या होगा, ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगा, और हम लोग का जो राउंडेड एग्रीगेट होगा इससे स्ट्रेंथ कम मिलेगा। ठीक है, क्यों मिलता है? क्योंकि इसमें वॉइड्स कम होते हैं और इंटरलॉकिंग अच्छा नहीं हो पाता। ठीक है फ्रेंड्स, इस वजह से होता है ऐसा। तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इसका आंसर हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली हम लोग का जो अच्छा, जो इसमें से मोस्ट एक्यूरेट आंसर होगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, 1 हो जाएगा। व्हाट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ज्योमेट्रिक मीन साइज ऑफ एन एग्रीगेट सैंपल इफ़ इट्स फाइनेस्ट मॉडुलस इज 3? जब फाइनेस्ट मॉडुलस आपका 3 रहेगा तो उसका ज्योमेट्रिक मीन साइज क्या होगा? तो ज्योमेट्रिक मीन साइज हम लोग बात करें, 3 जो है रिप्रेजेंट करता है सीप साइज का, तो ये हम लोग का 600 हो जाएगा। क्यों होगा बताता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पहला तो मैं कुछ डिटेल बता देता हूँ। द फाइनेस्ट मॉडुलस इज ए न्यूमेरिकल इंडेक्स ऑफ फाइननेस। ठीक है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है जो आइडिया देता है अबाउट मीन साइज ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन इंटायर बॉडी ऑफ द एग्रीगेट। मीन जो है हम लोग का साइज है पार्टिकल का, उसके बारे में बताता है। ठीक है, सीप साइज को हम लोग यूज करते हैं फाइनेस्ट मॉडुलस को कैलकुलेट करने में। ठीक है, और इसको अरेंज करते हैं कैसे? तो हम लोग का 800 mm, फिर इसका हाफ कीजिएगा तो 40 mm, 40 का हाफ कीजिएगा तो 20 mm, 20 का हाफ कीजिएगा तो 10 mm हो जाएगा। फिर आएगा 4.75 mm, इसका हाफ कीजिएगा तो 2.36 mm सीप साइज। ये सारा सीप साइज है आपका। फिर 1.18 mm 600 mm, सॉरी 600 माइक्रोन हो जाएगा। ठीक है, और ये 300 माइक्रोमीटर और ये 150 माइक्रोमीटर। तो ये 1, 2 और 3 तीनों पे आ रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, 600 माइक्रोमीटर इज़ द एवरेज साइज हो जाएगा। क्यों? इट मीन्स थर्ड सीप हम लोग का है, तीसरा सीप हम लोग का है ना। और एक और चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, जो फाइनेस्ट मॉडुलस है ना, फाइनेस्ट मॉडुलस कैन बी रिगार्ड्स एज वेटेड एवरेज साइज ऑफ द सीप ऑफ विच मटेरियल इज रिटन। मतलब ये वेटेड एवरेज होता है जिस पर मटेरियल हम लोग का क्या करता है, रिटर्न करता है। ठीक है, और सीव बींग्स काउंटेड फ्रॉम द फाइनेस्ट। तो सीव को हम लोग क्या करते हैं, कहाँ से काउंट करते हैं? तो फाइनेस्ट है, मतलब कि जो सबसे कम है ना वहाँ से हम लोग काउंट करना चालू करते हैं। जो सबसे कम सीप साइज, जैसे कितना हम लोग का सीप साइज यहाँ पे, एक सेकेंड फ्रेंड, हाँ यहाँ पे सीप साइज कितना है, 150 माइक्रोमीटर है। तो यहाँ से काउंट करेंगे तो 1, 2 और 3। तो ये 3 नंबर पे जो है 3 हम लोग को दिया हुआ था वहाँ पे, है ना, कितना दिया था, 3 हम लोग का दिया था फाइनेस्ट मॉडुलस, इसीलिए हम लोग का 600 mm हो जाएगा। ठीक है, माइक्रोमीटर हो जाएगा।
तो इसका सी हो जाएगा आंसर। अगला है हम लोग का द रेशियो ऑफ फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ टू द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ या कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट फॉर M25 ग्रेड कंक्रीट कितना होगा। तो ये रेशियो पूछ रहा है। तो आप फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ की वैल्यू आपको पता है कितना होता है 0.7 रूट अंडर हम लोग कितना हो जाएगा FCK हो जाएगा। ठीक है, FCK हो जाएगा और डिवाइडेड बाई हो जाएगा हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पूछा, तो ये हम लोग का FCK हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे FCK की वैल्यू कितनी है 25 है, पुट कीजिएगा आप और 0.7 डिवाइडेड बाई इधर कितना कीजिएगा 25, तो यहाँ से निकालिएगा तो ये रूट से जब 25 निकलेगा तो ये 5 हो जाएगा। 5 को इससे कैंसिल कीजिएगा तो 5 जा हो जाता है। तो ये हम लोग कितना हो जाए 0.7 अब बाई 5 होगा, तो इसका हम लोग का C हो जाएगा सॉल्व करने पे। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है आपका FCK जो है 0.7 रूट अंडर FCK है ना, यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है 0.14। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कंपेयर द डायनेमिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सैंपल ऑफ कॉन्क्रीट, कौन सा इसमें से टेस्ट कंपेयर करता है डायनेमिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये हम लोग का अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कुछ द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फाउंड आउट बाई एक्चुअल लोडिंग ऑन कॉन्क्रीट। द इलास्टिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डज नॉट ट्रूली रिप्रेजेंट इलास्टिक बिहेवियर ऑफ द कॉन्क्रीट। मतलब बोल रहा है क्या, जो इलास्टिक मॉडुलस है ना वो पूरी तरह से इलास्टिक बिहेवियर कॉन्क्रीट का नहीं बताता है, इसीलिए ड्यू टू फिनोमिना ऑफ क्रीप, किसके कारण होता है क्रीप के कारण होता है। ठीक है, तो जो वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फाउंड आउट बाय द वेलोसिटी ऑफ साउंड और फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं डायनेमिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं डायनेमिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और जो डायनेमिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है उसको हम लोग अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी मेथड से निकालते हैं, और ये हायर होता है जो हम लोग स्टैटिक मेथड ऑफ जो होता है ना उससे हम लोग निकालते हैं, उससे हायर होता है ये डायनेमिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बिकॉज डायनेमिक मॉडुलस हम लोग का अफेक्ट नहीं होता है क्रीप से इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हम लोग का कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एडमिक्सचर आर एडेड टू कंक्रीट टू। तो एडमिक्सचर क्यों ऐड करते हैं, एडमिक्सचर हम लोग का स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। रिड्यूस कर देता है हीट ऑफ हाइड्रेशन को, तो ये भी नहीं करता है। डिले करता है सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट को, तो ये बिल्कुल सही बात है। और रिड्यूस करता है वाटर सीमेंट रेशियो को भी रिड्यूस कर देता है, क्योंकि प्लास्टिसाइजर आप जब ऐड कीजिएगा तो वाटर सीमेंट रेशियो कम हो जाता है। तो ये हम लोग का 3 और 4 सही है, तो डी हो जाएगा। यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, थोड़ा उसको बता देता हूँ मैं आपको। द एडमिक्सचर आर इसेंशियली क्लासिफाइड एज वाटर रिड्यूसर, मतलब प्लास्टिसाइजर हो जाएगा वाटर रिड्यूसर, सेट रिटार्डर एंड एक्सेलरेटर हो जाता है। द पर्पस ऑफ वाटर रिड्यूसर इज़ टू अचीव हायर स्ट्रेंथ बाय डिक्रीजिंग द वाटर सीमेंट रेशियो। जब आप क्या कीजिएगा प्लास्टिसाइजर डालिएगा मतलब वाटर कम हो जाएगा, वाटर कम डालिएगा तो स्ट्रेंथ आपका ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, कॉन्क्रीट का। और द सेट रिटार्डर आर एडमिक्सचर विच डिले द सेटिंग टाइम ऑफ कॉन्क्रीट। सेट रिटार्डर क्या करता है सेटिंग टाइम को डिले करता है। एक्सेलरेटर क्या करेगा एक्सेलरेट कर देगा हार्डनिंग को और डेवलपमेंट ऑफ अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट को। ठीक है, इसी वजह से कभी कभी क्या होता है श्रिंकेज हम लोग का जल्दी आ जाता है। ठीक है, हाउएवर प्रोड्यूसिंग द हीट ऑफ हाइड्रेशन इज़ नॉट द मेन पर्पस ऑफ एडमिक्सचर। हालांकि हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है वह मेन पर्पस नहीं होता एडमिक्सचर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज फुल्ली गवर्नड बाई वाटर सीमेंट रेशियो। तो देखिए वाटर सीमेंट रेशियो जो है वो क्रशिंग स्ट्रेंथ को पूरी तरह से नहीं गवर्न करता है। क्यों, क्योंकि आपका जो है एग्रीगेट होता है वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है क्रशिंग स्ट्रेंथ के लिए कि एग्रीगेट का साइज़ क्या है, एग्रीगेट का ग्रेडिंग क्या है, आप जो वाटर कितना ऐड कर रहे हैं वो तो है ही, तो ये भी रिप्रेजेंट करता है आपको गवर्न करता है क्या स्ट्रेंथ को गवर्न करता है। ठीक है, वाइब्रेशन हैज़ नो इफेक्ट ऑन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एट हायर वाटर सीमेंट रेशियो। वाइब्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं होता है स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट पे एट हायर वाटर सीमेंट रेशियो पे के लिए, तो ये बात बिल्कुल सही है। और वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट
इज अफेक्टेड बाई इम्प्रॉपर ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट। जब इम्प्रॉपर ग्रेडिंग होगा एग्रीगेट का तो वर्केबिलिटी अफेक्ट होगा। तो ये भी बिल्कुल बात सही है। तो 2 और 3 हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी हो जाएगा, 2 और 3। क्रशिंग स्ट्रेंथ जो होगा कॉन्क्रीट का डिपेंड करता है किस पे? मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट और जेल स्पेस रेशियो पे डिपेंड करता है। ठीक है, ओके। इशर्शन, यहाँ पे इशर्शन और रीजनिंग का ये क्वेश्चन है। हायर स्ट्रेंथ इज अचीव व्हेन सुपर प्लास्टिसाइजर इज एडेड टू सीमेंट कॉन्क्रीट मिक्स। तो ये बिल्कुल बात सही है। क्यों होगा? जब सीमेंट आप सुपर प्लास्टिसाइजर ऐड कीजिएगा, मतलब क्या कीजिएगा? वाटर को रिड्यूस कर रहे हैं, वाटर कम लगेगा आपका। ठीक है, तो वाटर कम लगेगा तो स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट का ऑलरेडी इंक्रीज हो जाएगा, इसी वजह से इंक्रीज होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और रीजन ये हो जाएगा, बाई एडिंग सुपर प्लास्टिसाइजर द क्वांटिटी ऑफ मिक्सिंग वाटर इज रिड्यूस। तो ये बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा ये ए हो जाएगा हम लोग का। ए जो है, असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल करेक्ट है। द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इंक्रीजेज ऑन यूज ऑफ सुपर प्लास्टिसाइजर एज एडमिक्सचर विच अलाउ लोअर वाटर सीमेंट रेशियो एंड हेंस स्ट्रेंथ ऑफ इज इंक्रीज। स्ट्रेंथ हम लोग का इंक्रीज हो जाता है। For different concrete species, each hydrated to the same degree, the impermeability is। तो impermeability क्या होता है हम लोग का? तो क्या होगा? impermeability जो होगा ना वो लोअर हो जाएगा जब हम लोग लोअर वाटर सीमेंट रेशियो होगा और एंड हायर सीमेंट कंटेंट। वाटर सीमेंट रेशियो तो लोअर है लेकिन हायर सीमेंट कंटेंट होगा। तो ये हो जाएगा बी आंसर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स। एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। परमेबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू पोरोसिटी ऑफ सीमेंट पेस्ट। जो सीमेंट पेस्ट होता है, पोरोसिटी होता है सीमेंट पेस्ट का, उस पर डायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है, डिपेंडेंट होता है। ठीक है, डायरेक्टली रिलेटेड होता है। कौन? तो हम लोग का परमेबिलिटी। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिलरी पोर्स एंड presence of micro cracks influenced by shrinkage effect, tensile stress, etc. The main factor influencing कैपिलरी पोरोसिटी आर द वाटर सीमेंट रेशियो जो होता है वो मेन फैक्टर होता है एंड डिग्री ऑफ हाइड्रेशन भी होता है। ये दोनों होता है मेन फैक्टर होता है जो इन्फ्लुएंस करता है कैपिलरी पोरोसिटी को। ओके, द यूज ऑफ लो वाटर सीमेंट रेशियो, एडिक्वेट सीमेंट एंड इफेक्टिव क्यूरिंग कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू रिड्यूस परमेबिलिटी। तो देखिए आप क्या बोला अभी आपको, जो लो वाटर सीमेंट रेशियो होगा वो हो गया और एडिक्वेट मात्रा में आप सीमेंट रखिएगा तो आपका जो है ना, और इफेक्ट करिएगा और इफेक्टिव क्यूरिंग कीजिएगा ना, तो आपका जो परमेबिलिटी होगा ना वो रिड्यूस हो जाएगा। परमेबिलिटी कम परमेबल हम लोग का कॉन्क्रीट होगा, तो उससे हम लोग का क्या होगा, जो कॉन्क्रीट है वो पास नहीं कर, जो वाटर होगा पास नहीं कर पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। वेन परसेंटेज ऑफ मीका प्रेजेंट इन सैंड इज लार्ज, तो इट रिड्यूसेस। तो ये क्या करेगा? इट रिड्यूसेस द स्ट्रेंथ ऑफ मोटार एंड कॉन्क्रीट। तो हो सकता है, चेक करते हैं अभी। इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ मोटार एंड कॉन्क्रीट, तो स्ट्रेंथ और जो है ना मोटार का और कॉन्क्रीट का इंक्रीज नहीं करता मीका। हैज़ नो इफेक्ट ऑन मोटार एंड कॉन्क्रीट स्ट्रेंथ, ये भी गलत चीज़ है। ये हम लोग का क्या है, एक तरह से एक्स्ट्रा इम्प्योरिटी है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इफेक्ट तो करेगा कुछ ना कुछ। इन्हेंस द स्ट्रेंथ ऑफ मोटार, मोटार का स्ट्रेंथ बढ़ा देता है और कंक्रीट का, बट ओनली मार्जिनली। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, हम लोग का ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, रिड्यूस कर देता है स्ट्रेंथ ऑफ मोटार एंड कंक्रीट को। यहाँ पे दिया हुआ है मीका के लिए, बहुत लंबा चौड़ा, आप पढ़ सकते हैं इसको चाहे तो। बस मैंने जो बताया वही चीज़ इसमें बताया गया है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ द कंक्रीट मिक्स। तो बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपका जो है डिक्रीज कम हो जाएगा अगर वाटर सीमेंट रेशियो आप इंक्रीज कीजिएगा तो। वाटर इज एडेड टू द कंक्रीट मिक्स फॉर हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट एंड वर्केबिलिटी। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। क्रीप श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट आर इंडिपेंडेंट ऑफ कंक्रीट मिक्स। तो ये स्टेटमेंट हम लोग का गलत है। क्रीप श्रिंकेज जो होता है ना, क्रीप और श्रिंकेज जो होता है वो कंक्रीट पे के मिक्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये 1 और 2 स्टेटमेंट सही है, तो हम लोग का ए आंसर हो जाएगा इसका। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट हैज इन्वर्स रिलेशन विथ वाटर सीमेंट, जो मैंने अभी बताया बिल्कुल सही है। वर्केबिलिटी इंक्रीजेज ऑन एडिशन ऑफ वाटर फॉर हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, ये भी सही बताया था मैंने। और क्रीप श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट इंक्रीजेज विथ वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो जब आप इंक्रीज कीजिएगा ना तो क्रीप श्रिंकेज इंक्रीज कर जाता है। तो ये क्या कंक्रीट के प्रॉपर्टी पर, कंक्रीट पर डिपेंड करता है ना भाई।
तो इसी वजह से ऐसा बोला गया है। In a typical compression test with a cylindrical concrete specimen, failure is initiated by, तो देखिए cylindrical concrete specimen में जो failure होता है वह क्रशिंग इन कंप्रेशन होता है, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इंक्लाइंड shear failure, तो ये होता है, इंक्लाइंड shear failure होता है। और लॉन्गिट्यूडनल टेंसाइल क्रैक, तो ये बिल्कुल आता नहीं है, तो हम लोग का सेकंड हो जाएगा, सेकंड हम लोग का आंसर सही हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। If one intend to obtain the best workability of concrete, the preferred shape of aggregate is, अगर किसी को बेस्ट वर्केबिलिटी चाहिए तो कैसा शेप हम लोग को एग्रीगेट कर लेना चाहिए, तो राउंडेड हमको चाहिए, तो ए हो जाएगा हम लोग का। राउंडेड से ज़्यादा अच्छा स्ट्रेंथ मिलेगा, सॉरी वर्केबिलिटी ज़्यादा अच्छा मिलेगा लेकिन स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का ए आंसर हो जाएगा। The aggregate of rounded particle give minimum ratio of surface area to volume, thus requiring minimum cement paste to make good concrete. Okay, angular shape aggregate on the other hand provide good interlocking, hence good bond between the particle but require more cement paste to make workable concrete of high strength। बोलना कुछ चाहता है मिला के आपको कि जो एग्रीगेट होगा ना, जो राउंडेड होगा, उसमें क्या होगा, आपका इंटरलॉकिंग नहीं हो पाता है। ठीक है, और इसमें सीमेंट पेस्ट हम लोग का क्या होता है, ज़्यादा नहीं लगता है। ठीक है, तो इसी वजह से वर्केबिलिटी ज़्यादा लगेगी। और लेकिन जो हम लोगों ने बताया एंगुलर शेप जो होगा, इसमें इंटरलॉकिंग अच्छा होता है और सीमेंट पेस्ट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, इसीलिए इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलता है और वर्केबिलिटी कम हो जाती है। कंसीडर द कॉमन मेथड रिलेटेड टू टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट। कॉमन टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट के लिए पूछ रहा है कौन सा मेथड होता है, तो कंसिस्टेंसी, ये कंक्रीट के लिए नहीं यूज करते हैं, और सेटिंग टाइम भी कंक्रीट के लिए नहीं यूज होता है। तो बचा हुआ क्या है, कंपैक्शन फैक्टर स्लम्प निकालने के लिए करते हैं, वी टेस्ट करते हैं स्लम्प के लिए, और स्लम्प कौन टेस्ट भी करते हैं। तो ये 2, 3 और 5, 2, 3, 5 कहीं दिया है क्या, 2, 3, 5 यहाँ पे है, ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट डिपेंड ऑन, कॉन्क्रीट का स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है, किस टाइप का मोर्टार है, बिल्कुल सही बात है। प्रोपोर्शन बिटवीन कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट, ये भी सही है। और वाटर सीमेंट रेशियो, इस पर भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर एट टाइम ऑफ मिक्सिंग, तो मिक्सिंग के टाइम पे क्या टेम्परेचर, उस पर कोई मतलब नहीं है इसको ये डिपेंड करने का। ठीक है, तो इस पर जो आंसर होगा मोस्ट एक्यूरेट, एक सेकंड रुक जाइए, ये टाइप ऑफ मोटार, किस टाइप का मोटार है उस पर थोड़ी ना डिपेंड करता है ये आपका, ये सेकंड और थर्ड पे डिपेंड करेगा, 2 और 3 होगा, सॉरी फ्रेंड्स। तो ये बी आंसर जो होगा मोस्ट एक्यूरेट होगा। ठीक है, द कॉन्क्रीट स्ट्रेंथ डिपेंड ऑन कॉन्क्रीट मिक्स, प्रोपोर्शन, वाटर सीमेंट रेशियो, कंपैक्शन, टेम्परेचर ऑफ क्यूरिंग, क्यूरिंग के टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, मिक्सिंग के नहीं, ध्यान से सुनिएगा, एज और टाइप ऑफ सीमेंट एक्सेट्रा पे डिपेंड करता है। अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी मेथड इज नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग फॉर कंक्रीट इज यूज टू डिटरमाइन, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिटरमाइन करते हैं, बिल्कुल नहीं। एग्जिस्टेंस ऑफ वॉइड, सही बात है। टेंसाइल स्ट्रेंथ, बिल्कुल नहीं। स्टैटिक मॉड्यूलस ऑफ कंक्रीट, बिल्कुल नहीं। डायनेमिक मॉड्यूलस ऑफ कंक्रीट, तो यस। तो कौन कौन सा हम लोग करते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ वॉइड और डायनेमिक मॉड्यूलस ऑफ कंक्रीट को निकालने के लिए हम लोग यूपीवी मेथड, मतलब कि अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी मेथड हम लोग यूज करते हैं। तो 2 और 5 आंसर हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। 2, 5 सी ऑप्शन जो है करेक्ट है। The determination of compressive strength from ultrasonic pulse velocity method is not accurate, accurate नहीं है। However, ultrasonic pulse velocity method is used to determine existence of void and dynamic modulus of concrete। तो देखिए करेक्ट मेथड तो है नहीं है, मतलब मोस्ट मतलब कि पूरी तरह से एक्यूरेट मेथड नहीं है ये, है ना, लेकिन एग्जिस्टेंस ऑफ जो वॉइड है ये और डायनेमिक मॉडुलस बताता है हम लोग का। स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड में चेक करते हैं। इन कॉन्क्रीटिंग फॉर लार्ज रूफ स्लैब इंटरनल वाइब्रेटर है प्रीफर्ड, तो लार्ज रूफ स्लैब में इंटरनल वाइब्रेटर प्रीफर करते हैं, बिल्कुल सही बात है। बिकॉज एक्सटर्नल वाइब्रेटर कंज्यूम मोर एनर्जी एंड वाइब्रेट द फॉर्म वर्क, तो बिल्कुल सही बात है। आप जब एक्सटर्नल वाइब्रेटर लगेगा तो आपका फॉर्म वर्क क्या होगा,
डिस्टर्ब हो जाएगा। उसका मतलब कि जो लेवल दिया रहेगा वो लेवल आपका जो जैसे लेवल रहेगा वो अप एंड डाउन हो सकता है, या आप जो नीचे सपोर्ट दिए हैं वो आपका वो क्या होगा, सपोर्ट है ना, डिस्टर्ब हो सकता है, वो स्लिप कर सकता है। तो इस वजह से हम लोग एक्सटर्नल वाइब्रेटर नहीं यूज करते हैं, ठीक है। ये और ज़्यादा एनर्जी भी कंज्यूम करता है। तो ये बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, तो इसका आंसर ए हो जाएगा हम लोग का। Consider the following statement. A good soil for making brick should contain, तो गुड सॉइल 30% एल्यूमिना कंटेन करना चाहिए, सही है। 10% लाइम मॉड्यूल, 10% नहीं होता, ये 4 से 5% होता है हम लोग का लाइम का कंटेंट। ओनली स्मॉल क्वांटिटी ऑफ आयरन ऑक्साइड, बिल्कुल सही है। और 5% मैग्नीशिया, मैग्नीशिया इतना ज़्यादा नहीं होता है, 1% होता है अप्रॉक्स। तो 2 और हम लोग का 3 जो है आंसर जो है मोस्ट एक्यूरेट है। तो इसका जो होगा ऑप्शन होगा कौन सा हम लोग का होगा, तो सॉरी 1 और 3 होगा ना, वो ज़्यादा अच्छा है, तो बेटर है, तो बी हो जाएगा इसका। देख लीजिए यहाँ पे कंपोजिशन जो है मैग्नीशिया का 1% है होता है, और लाइम का 4 से 5%, सो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द मैक्सिमम टोटल क्वांटिटी ऑफ ड्राई एग्रीगेट बाई मास पर 50 kg ऑफ सीमेंट टू बी टेकन एज द सम ऑफ इंडिविजुअल मासेज ऑफ फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट फॉर M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट इज, तो ये हम लोग का 250 हो जाएगा। ये कोडल प्रोविज़न है, आपको इसका कुछ एक्सप्लेनेशन मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे जो M20 के लिए जो टोटल क्वांटिटी ऑफ ड्राई एग्रीगेट बाय मास पर 50 kg सीमेंट के लिए 250 kg हमको रिक्वायर्ड होता है। और यहाँ पे M20 के लिए 250, M15 के लिए 330, M10 के लिए 480, M7.5 के लिए 625 और M5 के लिए आपका 800 है ना। इतना आपको चाहिए होगा पर 50 kg, मतलब एक बोरा जो होता है ना, एक बैग सीमेंट के लिए आपका जो होगा वह हम लोग का इतना क्वांटिटी ऑफ हम लोग का एग्रीगेट चाहिए होगा, ठीक है। ये ड्राई एग्रीगेट है। इफ़ एग्रीगेट साइज 50 mm से 40 mm दिया हुआ है, दोनों दिया हुआ है, टू बी टेस्टेड फॉर डिटरमाइनिंग द प्रोपोर्शन ऑफ इलोंगेटेड एग्रीगेट द स्लॉट लेंथ ऑफ द गॉज शुड बी, तो इसका एक फार्मूला होता है स्लॉट लेंथ का। स्लॉट लेंथ का जो हम लोग फार्मूला होता है क्या होता है, 1.8 टाइम्स होता है हम लोग का जो एवरेज साइज होगा ना सीव का। तो ये कितना दीजिए, 40 और 50 दिया है, तो दोनों को ऐड कर दो, 50 + 40 और डिवाइड कर दो 2 से, तो ये जो निकल के आएगा वो हम लोग का 81 mm आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सी हो जाएगा आंसर इसका। यहाँ पे दिया है स्लॉट लेंथ ऑफ गॉज 1.8 टाइम इंटू मीन साइज ऑफ एग्रीगेट जो हो जाएगा, तो ये 50 + 40 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1.8, तो ये 80 mm आ जाता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ कंसर्निंग इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कॉन्क्रीट। स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर ऑफ कॉन्क्रीट इज ए स्ट्रेट लाइन अप टू 10% ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस, तो ये बिल्कुल सही है। स्ट्रेन डिटर्मिनेशन इज ऑब्टेन फ्रॉम टेंजेंट मॉडुलस, टेंजेंट मॉडुलस हम लोग स्ट्रेन डिटर्मिनेशन निकालते हैं, तो ये नहीं होता है। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉन्क्रीट इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंड मॉडुलस, तो ये बिल्कुल है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉन्क्रीट को सेकेंड मॉडुलस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, सेकेंड मॉडुलस बोलते हैं। तो 1 और 3 हम लोग का सही होगा, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। जो स्ट्रेन डिटर्मिनेशन करते हैं वो हम लोग का सेकेंड मॉडुलस से करते हैं, है ना। स्टेटमेंट 1, कॉन्क्रीट ऑफ डिजायर्ड स्ट्रेंथ कैन बी अचीव्ड बाई वेट बैचिंग मेथड, तो डिजायर्ड स्ट्रेंथ के लिए हमको चाहिए ना, तो वेट बैचिंग मेथड करते हैं, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है वॉल्यूम बैचिंग मेथड डज नॉट टेक इनटू अकाउंट बल्किंग ऑफ एग्रीगेट, तो ये बिल्कुल गलत बात है। वॉल्यूम मेथड में हम लोग बल्किंग ऑफ एग्रीगेट लेते हैं, मतलब फाइन एग्रीगेट को चूज किया जाता है, ठीक है, ऐसा लिया जाता है उसमें। हेंस कॉन्क्रीट ऑफ डिजायर्ड स्ट्रेंथ कैन नॉट बी अचीव्ड बाई वॉल्यूम बैचिंग, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल दूसरा गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा फ्रेंड्स। What is the amount of water required for a workable RC of mix 1:2:4 by weight when water cement ratio is 0.6 and unit weight of concrete is 2400 kg per meter cube, तो जो हम लोग का अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होगा तो उसके लिए पहले हम लोग कितना वेट ऑफ सीमेंट निकाल देते हैं, ठीक है। क्या निकालते हैं, कितना हम लोग का सीमेंट होगा, ठीक है, सीमेंट का,
तो सीमेंट वेट जो निकालेंगे वो कितना हो जाएगा, तो हमको रेशियो पता है 1:7। 7 क्या होगा टोटल रेशियो, 2 ये 4 + 2 + 1 तो 7 हो गया, ठीक है। और सीमेंट का रेशियो 1 हो गया। इनटू करेंगे किसके, तो हम लोग 224 जो हम लोग का डेंसिटी दिया कंक्रीट का उससे 2400 से, ओके। तो ये निकल के आएगा कितना हम लोग का, ये कुछ इसका वैल्यू आएगा। और उस वैल्यू को क्या करेंगे ना, उस वैल्यू को हम लोग 60 मतलब 0.6 से इंटू करेंगे तो हम लोग का 206 आएगा, जिसका जो होगा 205 आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है आपको। 1 मीटर क्यूब में 2400 kg कॉन्क्रीट होता है और सीमेंट की क्वांटिटी निकालेंगे तो 1/7 इंटू 2400 तो 343 kg आ जाएगा सीमेंट। और वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है, तो वेट ऑफ वाटर अपन में वेट ऑफ सीमेंट होता है। तो यहाँ पे वेट ऑफ वाटर आपको निकालना है, तो जो 0.6 इंटू वेट ऑफ कॉन्क्रीट सीमेंट कीजिएगा आप, तो यहाँ पे आपको 206 kg आएगा। इसके इक्विवेलेंट केजी के इक्विवेलेंट अगर हमको लीटर में चेंज करना है तो जो वेट ऑफ वाटर होगा इन लीटर में और 205 हो जाएगा। इसको जब ये केजी है ना वो कन्वर्ट किया हम लोगों ने लीटर में इसको, ठीक है। और 6 था इसका जो ऑप्शन दिया उसके अकॉर्डिंग 205 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। इन ए कॉन्क्रीट मिक्स इफ द मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन टू कोर्स एग्रीगेट शुड बी, इसको डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। इसका डिक्रीज करना पड़ेगा आपको। जब आप कोर्स एग्रीगेट को इंक्रीज कीजिएगा मैक्सिमम साइज को, तो आपको फाइन एग्रीगेट का जो होगा ना उसका प्रोपोर्शन आपको क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। तो बी आंसर जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। When maximum size of coarse aggregate is increased, then the void of the volume will be decreased। जो void होगा ना वॉल्यूम का वह डिक्रीज हो जाएगा जब मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट आप इंक्रीज कीजिएगा, तो इसीलिए आपको फाइन एग्रीगेट को भी डिक्रीज करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, इन ए कॉन्क्रीट मिक्स ऑफ प्रपोर्शन 1:3:6 द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ सैंड विच इज जज टू हैव अंडरगोन 15% बल्किंग पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सीमेंट विल बी, कितना होगा। तो देखिए आपको निकालना किसके लिए है, आपको सैंड का निकालना है। तो हम लोग मान के चलते हैं, एज्यूम करते हैं कि 1 मीटर क्यूब हम लोग का कंक्रीट है। 1 मीटर क्यूब हम लोग का कंक्रीट है, तो सॉरी 1 मीटर क्यूब आपका क्या है, हम लोग का सीमेंट है, ठीक है। 1 मीटर क्यूब हमने सीमेंट मान लिया, तो 3 मीटर क्यूब 3 जो होगा ये कितना हो जाएगा हम लोग का 3 टाइम्स हम लोग का क्या है सैंड होता है ना, रेशियो 1:3:6 दिया मतलब कि 3 टाइम्स है। तो इसका मतलब है सैंड जो होगा वो कितना होगा 3 मीटर क्यूब हो जाएगा। और आप एग्रीगेट की बात कीजिएगा तो 6 मीटर क्यूब हो जाएगा, है ना। तो हमको निकालना क्या है हम लोग को, तो हम लोग को निकालना है सैंड निकालना है, ठीक है। तो सैंड का क्वांटिटी कैसे निकलेगा, तो 3 जो था वो इंटू कर दीजिए इसको, कितना हम लोगों ने इंक्रीज किया है, तो 1 + 15% इंक्रीज किया ना, तो 15% ले लेंगे, 15/100 होगा तो ये 15 हो जाता है। इसको कीजिएगा सॉल्व तो आपका आएगा 3.45, कितना आएगा 3.45 आएगा। चेक कीजिएगा इसको, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। प्रपोर्शन मिक्स जो है 1:3:6 है, तो एज्यूम किया जो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट होगा वो 1 मीटर क्यूब, तो जो वॉल्यूम ऑफ सैंड होगा 3 मीटर क्यूब और एग्रीगेट जो होगा वॉल्यूम कोर्स एग्रीगेट का वो 6 मीटर क्यूब। तो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ जो सैंड होगा ना वो कितना हो जाएगा 3 टाइम्स इंटू में 1 + 15/100 हो जाएगा। ये 15% इंक्रीज़ किया है, या 1.15% भी कर सकते थे, इंटू हम लोग का ये 3 कर सकते थे आप। विच मेथड ऑफ क्यूरिंग ऑफ कॉन्क्रीट इज रिकमेंडेड फॉर रैपिड गेन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। तो ये स्प्रिंकल मेथड नहीं करते हैं, इससे कम स्ट्रेंथ मिलता है। मेंबर क्यूरिंग भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है। हाई प्रेशर स्ट्रीम जो होता है क्यूरिंग होता है ना, ये ज़्यादा हम लोग प्रीफर करते हैं रैपिड गेन ऑफ स्ट्रेंथ के लिए। यहाँ पे दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट एज ए सिंपल फील्ड मेथड फॉर असेसिंग कंसिस्टेंसी ऑफ कॉन्क्रीट। क्या बोल रहा है आपको कि सिंपल बताइए, सिंपल फील्ड मेथड कौन सा है इसमें आपको कंसिस्टेंसी ऑफ कंक्रीट निकालने के लिए, कंसिस्टेंसी निकालना है। तो आप क्या कीजिएगा, वो कैली बॉल टेस्ट हम लोग प्रीफर करते हैं इसके लिए, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ा सा डिटेल पढ़ लीजिए। कैली बॉल टेस्ट है वो सिंपलेस्ट फील्ड मेथड है, अडॉप्ट करते हैं फॉर असेसिंग कंसिस्टेंसी ऑफ कंक्रीट। दाउ इट इज not specific in Indian standard. Slump cone test is most commonly adopted for testing of consistency. Slump cone के लिए हम लोग टेस्ट करते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ
कंसिस्टेंसी निकालने के लिए हम लोग अडॉप्ट करते हैं, बट इंडिया ये कैली बॉल टेस्ट यहाँ पे सिंपलेस्ट फील्ड मेथड होगा। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, द वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट बिकम मोर रिलायबल डिपेंडिंग ऑन। तो वर्केबिलिटी किस पे डिपेंड करता है? एग्रीगेट सीमेंट रेशियो पे, तो बिल्कुल सही बात है। टाइम ऑफ ट्रांजिट पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल सही बात है। ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट पे भी डिपेंड करेगा। तो 1 2 3 बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। यहाँ पे दिया हुआ है एज एग्रीगेट ऑफ सीमेंट रेशियो इंक्रीजेज द हार्स मिक्स इज फॉर्मेड, एज टाइम ऑफ ट्रांजिट इंक्रीजेज वर्केबिलिटी रिड्यूसेज। वर्केबिलिटी आपका टाइम ऑफ ट्रांजिट मतलब होगा कितना टाइम आपको लग रहा है उसको मिक्स को बनाने में, पहुंचाने में, है ना। तो वर्केबिलिटी आपकी रिड्यूस हो जाएगी। वर्केबिलिटी इन ए वेल ग्रेडेड एग्रीगेट विल बी ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू पुअरली और यूनिफॉर्म ग्रेडेड एग्रीगेट। तो बिल्कुल सही है, ये आपका एक्सप्लेनेशन था। अगला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है? दाउ अ नॉन इलास्टिक मटेरियल एट कॉन्क्रीट एग्जिबिट ए लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एट लो वैल्यू ऑफ स्ट्रेस। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बिकॉज क्यों होगा? बिकॉज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉन्क्रीट इज डिपेंड ऑन इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एग्रीगेट एंड ऑन क्यूरिंग। तो ये जो दूसरा स्टेटमेंट है वो भी हम लोग का सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ये हम लोग का बोथ स्टेटमेंट इज सही, तो ये बी हो जाएगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। कंसीडर द फॉलोइंग पार्टिकुलर इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्क्रीट मिक्स डिजाइन। सीमेंट, इसका वेट इधर दिया है और स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है, गिवन है आपका, और पूछ रहा है हम लोग का वेट ऑफ फाइन एग्रीगेट बताइए। तो आपको एक बता दूं मैं, 1 मीटर क्यूब आपका होगा ना, 1 मीटर क्यूब कंक्रीट में हम लोग का कितना हम लोग का वॉल्यूम होगा? तो सीमेंट का वॉल्यूम प्लस में फाइन एग्रीगेट का वॉल्यूम प्लस में कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम प्लस में वेट ऑफ वाटर, जो मतलब वाटर का वॉल्यूम होगा, ये इन सबको ऐड कीजिएगा तो 1 मीटर क्यूब बनेगा। तो 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू जो हम लोग का यहाँ पे वॉल्यूम होगा किसका? हम लोग का सीमेंट का। तो सीमेंट का वॉल्यूम कैसे लिखिएगा आप? तो सीमेंट कितना दिया आपको? वेट 400 दिया है, तो 400 इसको डिवाइड कर दीजिए आप इसके डेंसिटी से। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है, कितना दिया है? 3.2, और इसको 1000 से इंटू करेंगे तो इसका डेंसिटी में चेंज हो जाएगा, हम लोग चेंज कर लेंगे। प्लस में फाइन एग्रीगेट, तो फाइन एग्रीगेट का कितना दिया है नहीं पता, तो x मान लिया। अपॉन में क्या करेंगे? 2.5 दिया ना, तो 2.5 इंटू 100 कर लेंगे, है ना, और ये बन जाएगा यहाँ पे हम लोग का। इसके बाद क्या करेंगे? कोर्स एग्रीगेट जो है वो हम लोग का 1040 दिया हुआ है, इसको फिर डिवाइड करेंगे हम लोग 2.6 डिवाइडेड बाई करेंगे, तो ये सब करेंगे तो ये हम लोग का प्रोसेस आ जाएगा, जो कि यहाँ पे सिंप्लीफाई किया हुआ है। मैं बता देता हूँ यहाँ पे, जैसे अभी मैंने बताया 1 मीटर क्यूब हम लोग का हो गया, तो ये 1 मीटर क्यूब कॉन्क्रीट हो गया। तो ये वेट ऑफ हम लोग का क्या हो गया? सीमेंट, अपॉन में डेंसिटी ऑफ सीमेंट, फिर वेट ऑफ कोर्स एग्रीगेट, वेट ऑफ डेंसिटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट, वेट ऑफ हम लोग का वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, और वेट ऑफ फाइन एग्रीगेट, डेंसिटी ऑफ फाइन एग्रीगेट। सारा वॉल्यूम जब पुट कीजिएगा तो यहाँ पे जो वेट हम लोग का फाइन एग्रीगेट निकालना है, तो ये जो वेट निकालिएगा फाइन एग्रीगेट का, वो सॉल्व करने के बाद 690 आ जाएगा हम लोग का, 690 आ जाएगा। ये केजी पर मीटर क्यूब आपका आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है शायद। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग साइक्लोपीन कॉन्क्रीट। साइक्लोपीन कॉन्क्रीट होता क्या है? तो ये होता है साइज ऑफ एग्रीगेट इज़ मोर देन 150, तो 150 mm से ज़्यादा जब साइज होगा एग्रीगेट का तो उसको साइक्लोपीन कॉन्क्रीट बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है। साइज ऑफ कॉन्क्रीट इज़ लेस देन 150, तो ये स्टेटमेंट गलत है। हाई स्लम्प होगा, ये गलत स्टेटमेंट है। हाई टेम्परेचर राइज ड्यू टू हीट ऑफ हाइड्रेशन के कारण हाई टेम्परेचर राइज होगा, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो 1 और 4 स्टेटमेंट सही है, तो आपका बी आंसर हो जाएगा इसका। यहाँ पे दिया हुआ है जो साइक्लोपीन कॉन्क्रीट मास होता है ना, इज कॉन्क्रीट मास इन विच लार्ज स्टोन ईच ऑफ 45.4 kg और मोर आर प्लेस्ड एंड एम्बेडेड एज कॉन्क्रीट इज डिपोजिटेड। ठीक, दे आर यूजुअली मोर देन 150, मतलब 15 सेंटीमीटर या 150 mm बोल सकते हैं आप। तो ये बी हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। PDF के लिए आप टेलीग्राम में जा सकते हैं, लिंक में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है। इंस्टाग्राम पे मैं क्वेश्चन पुट करता हूँ, स्टोरी में क्वेश्चन लगाता हूँ और उसमें ऑप्शन दिए रहते हैं, वो सारे वहाँ पे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों लगाता हूँ मैं, आप सॉल्व कर सकते हैं उसको। तो हमारे चैनल को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, है ना। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।